Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. One second. So in previous lecture, I think we have discussed the steps for the extraction of metal. जिसपे हमने पहला स्टेप कर लिया था, जिसमें हमने 4 स्टेप बोले थे कि 4 स्टेप्स होते हैं जब हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रशिंग और ग्राइंडिंग. The second one is concentration of ore, and the third one is extraction of crude metal from the concentrated ore, and the fourth one is refining. तो उसमें हमने मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला कर लिया था, सेकंड वाला हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट द ओर. उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं अपने ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व नंबर ऑफ मेथड्स, दैट इज concentration of ore. इसमें हमारे पास जो पहला हमने मेथड डिस्कस किया था दैट इज हैंड पिकिंग मेथड. तो हमने डिस्कस कर लिया था. द सेकंड वन इज व्हाट, दैट इज नेविगेशन. And this method is also used for the benefaction of ore, or you can say that for the concentration of ore. जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्रेविटी होती है आपके ओर और इम्प्योरिटीज की, उसमें क्या होता है डिफरेंस. लाइटर इम्प्योरिटीज आपके पास होती है, ओर थोड़ा हैवी होता है हमारे पास, या फिर ओर लाइटर होगा या इम्प्योरिटीज लाइटर होंगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. और जनरली आपके पास क्या है, इम्प्योरिटीज लाइटर होती हैं और आप उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं विद वाटर. लिखवा दिया था ना मैंने आपको, ये वॉशिंग देते हैं वाटर के साथ. इसमें भी दो आपके पास डिफरेंट मेथड है, बट उनको नहीं आप पढ़ेंगे डिटेल में. आपको नेविगेशन पता होना चाहिए कि होती क्या है, कि जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड दैट impurities you can separate the ore from the impurities, or you can concentrate the ore by that method, and you'll give washing of water. वाटर में से आप क्या करते हैं, उनको पास करते हैं. लाइटर इम्प्योरिटीज पानी के साथ क्या हो जाती है, निकल जाती है, और आपका ओर क्या होता है, रह जाता है. एक आपको डायग्राम दिखाया गया होगा इस तरह का, एक टेबल जैसा लेता, स्लैंड जैसा इंट्रोड्यूस कराया जाता है ओर का पाउडर यहाँ से, और ऊपर से पानी की वॉशिंग की जाती है. यहाँ बीच में हर्डल्स बने होते हैं जिसमें आपका ओर रह जाता है, और जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो वाटर के साथ क्या हो जाती है, वॉश निकल जाती है. क्लियर है? क्लियर. The next method for the concentration of ore is electromagnetic separation. आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी क्या, मैग्नेटिकली भी क्या किया जाता है, ओर को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. और इस मेथड में आपके पास क्या होता है, या तो ओर मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक नेचर का हो, या फिर आपके पास इम्प्योरिटीज कैसी हो, मैग्नेटिक नेचर. अब इसमें एक हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें मैग्नेट वगैरह लगा होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. मान लीजिए आयरन ही है आपके पास, लाइक आयरन टंगस्टनेट है आपके पास. The next method which is used for the concentration of ore is electromagnetic separation. इसमें या तो आपके पास इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक हो, या फिर आपके पास ओर मैग्नेटिक.
मैग्नेटिक का मतलब कि कोई मैग्नेट से क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाए। अगर आप मैग्नेट उसके पास लाए, मान लीजिए आपके पास मिक्सचर हो, सैंड हो और बीच में आयरन हो, तो आप क्या करते हैं, आप मैग्नेट लेते हैं, उसको इस तरह से क्या करते हैं, ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे तो जो आयरन होगा वो चिपक जाएगा। मान लीजिए आपकी आयरन नेल और कुछ और जो है वो मिक्स हो गया है, तो कैसे उसको सेपरेट करेंगे। दिस वन इज गुड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ दैट आयरन नेल फ्रॉम द सैंड और एनीथिंग। तो इसी तरह का एक मेथड हमारे पास ओर को सेपरेट करता है किससे, इम्प्योरिटीज से। जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरह का एक, यहाँ पे दो रोलर, मतलब एक रोलर होता है इस तरह से, रोलिंग व्हील्स होते हैं यहाँ पे दो तरफ। ये मूविंग बेल्ट है, ये बेल्ट आपकी लेदर की हो सकती है या फिर किसी और मटेरियल की हो सकती है। जिस तरह से होते हैं ना टैंकर्स होते हैं, जो आर्मी वालों के पास होते हैं टैंकर, उनके वो व्हील्स देखे ना आपने, वैसा सेम इस तरह से होता है ना, व्हील्स होते हैं उनके बीच में यस मैम। टाइट होते हैं और बाहर एक तो वो लगा होता है, बेल्ट लगी होती है, इस तरह से ही चलते हैं ना, वो सेम सेम वैसा वैसा ही। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ से आप इंट्रोड्यूस कराते हैं वो जो पाउडर आपने पहले स्टेप में क्रश किया हुआ था ना पाउडर, जिसमें और इम्प्योरिटी सब कुछ मिक्स है। ये रोलिंग व्हील या फिर इधर को चलता है, ये इधर को चलेगा इस तरह से, और क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इससे मैग्नेट लगा हुआ है। जब ये और यहाँ पे पहुंचेगा जिसमें आपके पास क्या है, या तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक है या फिर और मैग्नेटिक है, आप यहाँ पे दो कंटेनर रखेंगे इस तरह से। वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मान लीजिए आयरन है, आयरन क्या होगा, इसके साथ अट्रैक्ट होगा, वो इस वाले कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, इम्प्योरिटीज अगले वाले में चले जाएंगे। प्लस वो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास दूसरे वाले कंटेनर में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। राइट, तो लिखेंगे, देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, am I audible to you? यस मैम। Write down about this method that this method is based on the differences and the magnetic properties of ore components. This method is based on the difference in magnetic properties of ore components. Either ore और the gangue particles। gangue क्या होता है भाई, मैट्रिक्स, और gangue क्या होता है, इम्प्योरिटीज को बोलते हैं ना। तो कहीं हम वर्ड यूज कर लें gangue या मैट्रिक्स, तो आपको समझ जाना है कि भाई हम किसके लिए यूज कर रहे हैं उस वर्ड को, इम्प्योरिटीज के, राइट। यस मैम। तो gangue, either gangue or ore particles are magnetic in nature। लाइक हमारे पास इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, आयरन टंगस्टनेट हो सकता है इम्प्योरिटीज में, आपके पास टिन टंगस्टनेट हो सकता है इम्प्योरिटीज में। फॉर्मूलाज दे रखे हैं पर आपको फॉर्मूलाज की याद करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आयरन टंगस्टनेट WO4, इट इज आयरन, टंगस्टन के लिए टंगस्टनेट। इस तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जिनको आप नॉन मैग्नेटिक जो ओर है उसमें से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि एक आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर का होना चाहिए, ऐसा आपके पास गैंगवे या इम्प्योरिटीज या फिर ओर जो है उनमें से एक चीज कैसी होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए, जो मैग्नेट से क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो वी नो कि भाई हमारे पास जो आयरन होता है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, उसका जो कोर होता है स्ट्रांगली, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया होगा फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरिमैग्नेटिज्म,
फिजिक्स में आपने जरूर इस चीज को डिस्कस किया होगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन में ही आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो अट्रैक्ट हो जाता है विद दैट मैग्नेट। हमारे पास और भी बड़े सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कोर्स जो हैं वो कैसे हैं, मैग्नेटिक नेचर के, जैसे निकेल है, कोबाल्ट, they got attracted towards the iron, but जितना not iron towards the magnet, पर जितना आयरन है आपके पास स्ट्रांगली, जैसे आपको वो देखा आपने कभी ऑफिस वगैरह में वो रखी होती है आयरन की छोटी छोटी पिन्स रखी होती है, बीच में वो लगा होता है, उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो चिपक जाती है उसके साथ, चिपकी रहती है चिपकी रहती है चिपकी रहती है, मतलब उसके साथ स्टिक है वो। आप क्या देखते हैं कि जब आप उस मैग्नेट को भी हटा देते हैं ना, स्टिल वो पिन्स जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के साथ भी है वो आयरन की, पर एक दूसरे के साथ भी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाती है। देखा आपने कभी ऐसा? यस मैम। तो मैग्नेट के जब उसमें रहेगा, इन्फ्लुएंस में रहेगा, तो उनमें भी परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, बट उसके लिए हमें ना कुछ और मेथड्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के, ठीक है। आप बार बार मैग्नेटिक फील्ड अगर आयरन में से पास करोगे तो आपके पास वो स्ट्रांगली एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा आफ्टर सम टाइम। वहां से आप देखते हैं कि उसका मैग्नेटिक कोर है, और जब आपने उसको मैग्नेट के उस पर रखा है, इन्फ्लुएंस में रखा है, बहुत टाइम रखा है, तो उनमें भी कैसा बिहेवियर आ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। अगर आप मैग्नेट हटा भी देते हो ना, अगर आप उसमें से मैग्नेट हटा भी देते हैं तो स्टिल वो आयरन नेल्स जो हैं उनमें मैग्नेट जैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी हमारे पास अगर निकेल की आपके पास इम्प्योरिटीज हैं, कोबाल्ट की हैं, आयरन की है, तो आप उनको कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, राइट? इज इट राइट? क्षितिज, कैमरा ऑन करो जरा बच्चे। क्षितिज, क्षितिज, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, एक तो आयरन हो गया, बाकी और दो कौन से बताए मैंने? ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही हैं, और भी होते हैं हमारे पास, पर मेनली जो है आपके पास वो कौन कौन से बताए? अनम्यूट करिए खुद को। नहीं, स्टिल बैठे हैं, बोलिए कुछ। नितिन राज, यस मैम। बोलिए बेटा, एक तो कैमरा ऑन करिए, और मुझे ये बताइए कि हमने बोला कि हमारे पास जो मैग्नेटिक कोर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं उनके पास होता है, जैसे आयरन हो गया, बाकी दो एलिमेंट्स कौन से बताए मैंने आपको? मैम निकल एंड कोबाल्ट। ठीक, चलिए चलो आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं, जो मेन इसका प्रिंसिपल है उसको हमने स्टडी कर लिया है कि कैसे जो आपके पास सेपरेशन होती है ओर की फ्रॉम इम्प्योरिटीज, या कॉन्सेंट्रेशन आप कराते हैं ओर की, वो कैसे करी जाती है, ये उसका इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा बुक से देख के, ठीक है। यस मैम। और वो जो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपके साथ शेयर किया है नोट्स में, वो देखा आपने? एनसीईआरटी की बुक से डाला मैंने आपके इसमें जो रहता है classroom.live में, देखते हैं आप? यस मैम। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या फिर जो भी क्या आपके पास नोट्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशंस हैं ना, ठीक है। तो अगर किसी के पास फिलहाल के लिए बुक नहीं है, वैसे तो बुक होनी चाहिए सबके पास। मैंने एनसीईआरटी के पांचों के 4 चैप्टर डाले हैं ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लियर है? अभी हम 6th भी, ये वाला भी अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे चलें। द नेक्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। या उससे पहले भी हमारे पास एक मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे कराते हैं? आपके पास मान लीजिए कोई और है
जो मेटालिक बिहेवियर शो करता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए और मेटल है और गुड कंडक्टर है, मेटल्स जनरली व्हाट गुड कंडक्टर्स होती हैं, वो क्या होगा भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो अट्रैक्ट होगा कि वहां से रिपल्शन होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक प्लेट सप्लाई मतलब फील्ड अप्लाई करते हैं फॉर दैट पाउडर्ड और जो आपने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब आपका वो मेटालिक ओर आएगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा या वहां पे रिपल्शन? बताइए जरा, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। बोलिए। नहीं, तो एक काम करेंगे ना, आपको इसको खुद पढ़ेंगे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन एक मेथड है आपके पास, इसको खुद स्टडी करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि अगर समझ नहीं आता तो पूछ लेंगे, और अगर आ जाता है तो आप मुझे बताएंगे कि उसमें आपने क्या पढ़ा। कौन सा वाला मेथड आप खुद स्टडी करेंगे? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन। The fourth method which is used for the concentration of ore is electrostatic concentration. इसमें जनरली आपके पास क्या होता है, जो ओर है वो कैसा होता है, मेटालिक बिहेवियर का होता है। मेटालिक वैसे तो जनरली मेटल्स ही हैं आपके पास, तो एक ये वाला आपके पास मेथड भी है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसी मेटल्स जो गुड कंडक्टर, सारी की सारी मेटल्स तो कंडक्टर्स नहीं होती है ना, ये होती है सारी मेटल्स कंडक्टर होती हैं। कुछ बहुत अच्छी कंडक्टर हैं, कुछ मॉडरेट जैसी हैं, और कुछ क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ है, कोई ऐसी मेटल है आपके पास जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती? आपके लिए ये कल के लिए पढ़ना है खुद, ठीक है? Yes, ma'am. समझ गए? चलिए, द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। अब हमारे पास जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किसकी सेपरेशन के लिए यूज होता है? कोई सल्फाइड ओर है उसकी सेपरेशन के लिए, उसमें मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी मिक्स हो गई है और सल्फाइड का ओर है, जैसे आपके पास गैलेना है या फिर लेड सल्फाइड है ना। गैलेना का फॉर्मूला अगर आप देखें, मैंने फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए थे आपको, तो गैलेना जो है इट इज लेड सल्फाइड, पीबीएस। जिंक ब्लेंडे है जिंक सल्फाइड। इस तरह के ओर्स हैं और उनमें कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं वो आपकी ऐड हो गई हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को आप इस मेथड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब उनको वहां से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और आपका जो ओर है वो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास मेथड है, इसका भी एक मेन प्रिंसिपल है कि किस तरह से आपका ओर जो है वो आपकी इम्प्योरिटीज से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये डिपेंड करता है उनकी वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज के ऊपर। वेटेबिलिटी किसके साथ देखते हैं, दैट इज विद ऑयल एंड वाटर। आप ऑयल और वाटर लेते हैं और फिर उसमें क्या डाल देते हैं, जो पाउडर्ड आपके पास ओर होता है जिसमें आपकी क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब जो ओर है वो वाटर के साथ मिक्स होगा कि ऑयल के साथ मिक्स होगा, ये डिपेंड कर।
बट जो जनरली आपके पास सल्फाइड, ध्यान से सुना करो इन चीजों को, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रही हूँ कुछ भी, आपके दिमाग में जा रहा है क्या बोला जा रहा है। आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज होता है? फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में जैसे आपके पास ये गैलेना है, आपके पास ये सॉरी सल्फर जिंक सल्फाइड, ये आपके पास जिंक ब्लेंडे बोलते हैं इसको। अगर ये आपके पास और है और इसमें इम्प्योरिटीज है, लाइक सिलिका की इम्प्योरिटी है या प्योर इम्प्योरिटीज है, उनको क्या करते हैं आप? रिमूव करते हैं बाय द स्मेल। एंड जनरली इट डिपेंड्स अपॉन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ore or impurity। On this case ये लिखिए आपने, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ ore or impurities। Now in this case you'll take oil and water का मिक्सचर आप लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं? पाउडर्ड ओर को डाल देते हैं। जो आपने फर्स्ट स्टेप में और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसको इसमें क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। फिर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है टैंक में, और उस टैंक में लगा होता है पैडल। जैसे आप वो लस्सी बनाते हैं ना, लस्सी के ऊपर वो चर्निंग होती है उसकी, इस तरह से घूमता है घूमता घूमता और मक्खन ऊपर आ जाता है, लस्सी नीचे रह जाता है। सेम वैसा वैसा प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, क्लियर है। पेडलर लगाया होता है, पैडल सा होता है बीच में, और वहीं से एयर जो है वो ब्लो कराई जाती है उस टैंक के अंदर। नाउ यू नो दैट ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, ऑयल की जो लेयर होगी वो ऊपर होगी, और जब वो इस तरह से वो घूमेगा तो ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा, फोम सी क्रिएट होगी, अंदर झाग सा बनेगा। या फिर आप वो देखते हैं ना मशीन, वॉशिंग मशीन में आप सर्फ डालते हैं, फिर अगर आप उसको चला दो, घुमा दो उसको, तो क्या होता है? वो घूमेगा इस तरह से, और ऊपर जो ऊपर 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 क्या बन जाता है? फोम बन जाता है ना, फेदर लेदर सा जनरेट हो जाता है ना। उसी फोम को ना फ्रोथ कहते हैं। वो फ्रोथ जो है ऊपर फ्लो होती है, और वहीं से एक हमारे पास जो ओर है या फिर इम्प्योरिटीज जो है वो क्या हो जाती हैं? उसके साथ निकल जाती है। और कुछ आपका जो दूसरा वाला पोर्शन है जो या तो इम्प्योरिटीज हो सकती है या फिर और हो सकता है वो पानी में रह जाता है, वही सेटल डाउन हो जाता है उस टैंक के अंदर। तो ये एक तरीका है आपके पास ओर को सेपरेट करने का फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो इसमें देखिए इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इस तरीके का है। एक टैंक होता है, इस टैंक में यहाँ पे आपका मिक्सचर लिया जाता है, ऑयल, वाटर प्लस पाउडर्ड ओर। फिर यहाँ पे ये है, इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इससे यहाँ आप क्या करा देते हैं? इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यहाँ पे पैटर्न लगा होता है, यहाँ तक लग जाएगा इसको नीचे भरा इस तरह से, और यहाँ से क्या कराया जाता है? एयर ब्लो कराई जाती है तरह से। अब होता क्या है इसमें आपके पास टैंक में ये चीज है, या फिर फर्स्ट इसमें ओर और वाटर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर उसमें क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। इस तरह से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। एंड व्हाट हैपन, ये मूव करेगा इस तरह से, घूमेगा फास्ट 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 घूमेगा ये पैटर्न जैसा। तो क्या होगा यहाँ पे? फ्रोथ जनरेट। आप यहाँ पे साइड में लिखिएगा नोट की फॉर्म में कि जो ओर होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं ये किसके साथ वेट हो जाते हैं? दे गॉट वेट विद ऑयल। और जो आपके पास इम्प्योरिटीज है वो किसके साथ रह जाती हैं? इम्प्योरिटीज रह जाती है वाटर।
जब ये घूमेगा फ्रोथ जनरेट होगी, ऑयल के साथ अगर आपका और क्या है वेट हो चुका है तो ऑयल का लेयर जो होगा वो ऊपर होगा, और लेयर ऊपर होने की वजह से आपका और जो है पूरा का पूरा उस फ्रोथ के साथ कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और सरफेस के ऊपर आने से जब वो इतनी तेजी से घूम रहा है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपने कंटेनर लगाया होता है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। बट वो उस फ्रोथ के साथ ही आता है, फ्रोथ के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। अब इस फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ स्टेबलाइजर्स डालते हैं इसमें। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अगर आप वो करें, सर्फ का झाग बनाए तो आफ्टर सम टाइम वो गायब हो जाता है, होता है ऐसा। Yes, ma'am. तो आपने इस फ्रोथ को ना स्टेबलाइज रखना है जब तक उसमें और जो है वो निकल के दूसरे वाले कंटेनर में क्या ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए। फिर उसमें डिस्टेबलाइजर्स डालते हैं, उस फ्रोथ को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, उस फ्रोथ को तोड़ते हैं। उसके लिए हम कुछ एसिड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कलेक्टर आप डालते हैं, कुछ यहाँ पे स्टेबलाइजर्स डालते हैं। तो लिखेंगे, मैं लिखवा देती हूँ इसके बारे में। समझ आ गया ये चीज? Yes, ma'am. ये चीज समझ आई कि क्या हुआ? अब देखो, हमने बोला कि और जो है वो ऑयल के साथ है, तो ऑयल की लेयर हमेशा ऊपर ही बनती है। आप अगर पानी में ऑयल मिक्स करते हो तो कहाँ बनती है लेयर, ऊपर बनती है। रीजन क्या रहता है उसका? आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तब उसकी लेयर ऊपर है, या उसका डेंसिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर, तो उसकी लेयर ऊपर है। तो अगर लेयर ऊपर है, फ्रोथ बन रहा है, तो और जो है वो उसके साथ ऑयल के साथ चिपका हुआ है, वो भी उस फ्रोथ के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। जो आपने कंटेनर लगाया उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज हैं दे गॉट वेटेड विद व्हाट, वाटर, और वो कहाँ रह जाएंगे, स्टिल रिमेन्स इन द टैंक। ठीक है, अलग हो गया, तो प्योर नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ अलग हुआ है। क्लियर है? तो लिखेंगे इस बारे में, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, this method is based on the principle of difference in wetting properties of the ore, difference in the wetting properties of the ore and gangue particles with water and oil. And this method is preferentially used for the, this method is preferentially used for the extraction of those metals, for the extraction of those metals in which ore is wetted with oil, in which ore is wetted with oil and impurities with water. Generally the sulfide ores are wetted with oil. Generally the sulfide ore is wetted with oil, and this method is used for the concentration of sulfide ores. Like galena, जिंक ब्लेंडेड, जो कॉपर पायराइड्स हैं आपके पास, उनको आप कंसंट्रेट करने के लिए इस मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वेट फॉर अ सेकंड।
So in this method we use some collectors, और collectors में हम pine oil या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, फैटी एसिड्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। Whereas as a stabilizers we'll use cresols or aniline. यूकेलिप्टस ऑयल है, फैटी एसिड्स है। स्टेबलाइजर्स हमारे पास है, एनिलीन ले सकते हैं, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्रिजोल है, ये भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप पढ़ेंगे अभी। तो इनको आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टेबलाइजर। अदरवाइज फोर्थ जो है वो क्या होती है, स्टेबलाइज नहीं होती है, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और जो ऑयल आपने यूज किया है एज अ कलेक्टर, वो पाइन ऑयल है या यूकेलिप्टस ऑयल है या फिर फैटी एसिड्स है। अब जब आपके पास और जो है वो अलग हो गया, निकल गया विद द फ्लोज, अब आपने उस फ्लोज को डिस्टेबलाइज करना है, तो फॉर दैट यू विल यूज सम फैटी एसिड्स। कुछ आप उसमें एसिड डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज। तो दिस इज द होल प्रोसेस। इसमें आपको डिटेल में लिखना है, डायग्राम बनाना है, अगर आपसे पूछता है कि फोर्स फ्लोटेशन इज व्हाट। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज the next process for the concentration of ore is leaching. लीचिंग लिखिए क्या होता है। लीचिंग भी एक हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम अपने ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक ना रिएजेंट यूज करते हैं। जो हमारे पास पाउडर्ड ओर होगा उसमें हम कुछ रिएजेंट डालेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करें। हम ऐसा एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें ओर जो है वो सॉल्युबल होता है और इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, हम पाउडर्ड ओर लेते हैं, उसमें एक ऐसा रिएजेंट ऐड करते हैं जिसमें ओर क्या हो, सॉल्युबल हो, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, इनसॉल्युबल हो। राइट? तो जो सॉल्युबल है और जो इनसॉल्युबल है उनको कैसे आप एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन से आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं आप, एक मटेरियल सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, दोनों को अगर आपने क्या करना है, अलग अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं ना, हो जाता है अलग, फिल्ट्रेशन से हो जाता है अलग। Yes. ठीक है, तो लिखिए लीचिंग इज अ प्रोसेस, लीचिंग इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर द concentration of ore and it is useful in case ore is soluble in a suitable reagent. In which ore is soluble in suitable reagent या suitable solvent भी आप लिख सकते हैं। आगे लिखिए, in this method
The powdered ore is treated with, in this method, the powdered ore is treated with a certain reagent. Powdered ore is treated with certain reagent in which ore is soluble, but impurities are not soluble. So impurities remains undissolved, and you can remove those impurities by the process of filtration. कैसे आप उसको remove कर सकते हैं? Filtration से remove कर सकते हैं, right? आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम जो अपना बॉक्साइट ओर है वहां से एल्यूमिना को क्या कर सकते हैं, लीच कर सकते हैं इस मेथड, एंड दैट प्रोसेस इज दैट इज नोन एज पेयर्स प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेयर्स प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि आपसे कभी भी जो रिएक्शंस है वो नहीं पूछता है कि भाई रिएक्शंस देखिए कैसे आपने उसको क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है या कॉन्सेंट्रेट किया है, रिएक्शंस कभी नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि व्हाट इज लीचिंग। क्लियर है? रिएक्शंस पे नहीं जाएंगे हम। तो दिस मेथड आप लिख लीजिए नोट की फॉर्म में कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना या एल्यूमिनियम लिख लीजिए, बट एल्यूमिना लिखे तो ज्यादा बेटर है। अभी तक आपके पास जो प्योर मेटल है वो नहीं मिलती है, अभी तक आपको क्या मिलती है, क्रूड मेटल मिलेगी। तो दैट लीचिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, गोल्ड एंड सिल्वर। लिख लीजिए ये चीज, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उनकी कोई हम वो नहीं करेंगे, रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं। चलिए आगे चले, क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, sir. आपको कोई पूछ ले कि भाई आपको बॉक्साइट किसका और एल्यूमिनियम का है ना, बॉक्साइट से एल्यूमिना आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? तो फॉर दैट लीचिंग प्रोसेस इज यूज। कौन सा मेथड यूज करेंगे? लीचिंग वाला। तभी मैंने आपको स्पेशली लिखा दिया कि आप कौन कौन से जो आपके पास ओर्स हैं या फिर कौन कौन से मेटल्स हैं जिनके लिए आप इस वाले प्रोसेस को यूज करते हैं। वो एल्यूमिना है जहां से आगे जाके आपके पास एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है एज अ प्योर मेटल, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनके लिए आप यूज करते हैं क्या, लीचिंग वाला प्रोसेस। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा खास नहीं आता इस चैप्टर में से। आपको इक्वेशन ऐसा पेट है कि भाई वो पूछेगा कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, क्या पढ़ा हुआ ना आपने क्लास 10th में, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में पढ़ा है? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा? बोलिए। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग सुना हुआ है आपने? Yes, sir. चलिए वो तो आगे आएगा अभी ना हमारे पास। हम देखिए जो सेकंड वाला स्टेप है, सेकंड वाले स्टेप में कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया। एक मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया, आप पढ़ेंगे और कल मुझे बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जो क्रूड मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से।
जो हमारे पास क्रूड मेटल है उसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स में जो प्रोसेसिंग है वो कराई जाती है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रिड्यूस कराते हैं, उसकी रिडक्शन कराते हैं। द थर्ड स्टेप, इसमें क्या है हमारे पास, to extract crude metal from concentrated ore, we follow 2 steps. The first one is convert that concentrated ore to oxides, and this is oxidation. ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उन्हें क्या करते हैं, कंबस्ट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे आएंगे आपके पास जिसमें ऑक्सीजन आप लिमिटेड सप्लाई में देंगे, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें आप ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में देंगे, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास सेकेंड जो स्टेप आता है उसमें हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन को हम निकाल देंगे, जो पहले आपने ऐड कराया था उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ऑक्साइड्स में मान लीजिए आपके पास एक मेटल थी, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराया, आपके पास मेटल ऑक्साइड्स बन गए। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऐसा प्रोसेस कराएंगे, इसमें से रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को रिमूव करा देंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, प्योरिफाइड मेटल बच जाएगी, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो 2 स्टेप में आपके पास ये प्रोसेस कराया जाता है, जिसमें पहले स्टेप में ऑक्साइड्स में कन्वर्जन होता है और दूसरे स्टेप में रिडक्शन कराई जाती है, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, राइट। इज इट क्लियर? द फर्स्ट स्टेप जिसमें ऑक्साइड्स में कन्वर्जन होती है, हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, वन इज कैल्सिनेशन एंड अनदर वन इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की दी जाती है और वहां तक आपकी मेटल को हीट कराया जाता है, मतलब उस पॉइंट तक जिससे नीचे नीचे उसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन क्या, अलग अलग भी पूछ सकता है, ऐसे डिफरेंस भी पूछ लेता है। कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई दी जाती है, बाकी सब कुछ वैसा सेम रहता है। जैसे हमारे पास हम कोई कैटलिस्ट बनाना चाहें, कैटलिस्ट जो है वो हम ऐसा बनाते हैं कि उसका सरफेस एरिया या सरफेस ऐसा हो जिसमें पोर्स वगैरह होते हैं। पोर्स होने की वजह से उसका जो एक्टिविटी है ना वो बढ़ जाता है, एक्टिव साइट्स बढ़ जाती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोर्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे उतना ही वो रिएक्टिव कैटलिस्टिक माना जाता है। तो उसमें या तो हम कैल्सिनेशन करा सकते हैं या रोस्टिंग करा सकते हैं, बट जनरली हमने जो, मतलब मैंने कभी हायर लेवल पे जाके कराया अपना, कभी पीएचडी में देखा था मैंने कि हाउ टू जनरेट अ होमोजेनियस कैटलिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, है ना। तो उसमें हमने कराया था, थोड़ा सा काम किया है मैंने इस चीज के ऊपर। तो कैल्सिनेशन हम कैसे कराते हैं कि पहले हम अपना एक कैटलिस्ट देख लेते हैं कि किस तरह का हमें कैटलिस्ट बनाना है। अच्छा, हमने बना लिया, बट अब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है हमें,
तो हम या तो कैल्सिनेशन कराते हैं, रोस्टिंग कराते हैं, बट मैंने जो प्रोसेस कराया वो कैल्सिनेशन वाला कराया। हमारे पास फर्नेसेस होती हैं या फिर अवन्स हाई उस वाले होते हैं, वोल्टेज वाले, उसमें क्या कर दिया जाता है, क्रूसिबल में उस कैटलिस्ट को रख दिया जाता है, फिर कराते हैं 1-2 दिन उसका प्रोसेसिंग कराते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी या उसकी रिएक्टिविटी में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, कि पहले रिएक्शन कैसा हो रहा था, फास्ट हो रहा था, स्लो हो रहा था, अब कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो फिर उस पर काम किया जाता है कि भाई अगर हमने उसको और ज्यादा रिएक्टिव बनाना तो हो सकता है हम रोस्टिंग करा दें। अब होता ये है कि भाई आपने कैटलिस्ट बनाया, तो कैटलिस्ट बनाने के बाद अब मैं किसी और टॉपिक पे चली गई। कैटलिस्ट बनाया आपने, तो कैटलिस्ट हो सकता है कंटेमिनेटेड, उसमें इम्प्योरिटीज। अब जब आप कैल्सिनेशन इतना हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कराते हैं उस ओवन के अंदर, उस फर्नेस के अंदर, तो क्या होता है कि जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है वो तो वैसे निकल जाती है, उड़ जाती है। सरफेस उसका क्या होता है, पानी वानी जो उसमें मॉइस्चर है वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो वहां पे क्या रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा। जो आपकी इम्प्योरिटीज ने अपना स्पेस छोड़ा होगा वहां पे क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। पोर्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैल्सिनेशन लिखेंगे क्या होता, समझ आया? दोनों प्रोसेस एक ही जैसे, बट फर्क क्या है कि कैल्सिनेशन में आप लिमिटेड सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की। जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर लिया है उसको अब आपने क्या करना है, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, आपको प्योर मेटल निकालनी है भाई, जो ओर है आपके पास इम्प्योर वाला स्टार्टिंग से। तो आपने 2 प्रोसेस को करा लिए, क्रशिंग कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, उसके बाद आपने उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब ओर की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। अभी स्टिल उसमें इम्प्योरिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्प्योरिटीज निकल गई। अभी आप 3rd वाले स्टेप में चल रहे हैं, अभी भी स्टिल वो जो ओर आपने कॉन्सेंट्रेट किया उसमें इम्प्योरिटीज है। 4th वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से प्योर करेंगे, पूरी तरह से उसको रिफाइन करेंगे, फिर जाके आपको प्योर मेटल मिलेगी। क्लियर है? अनामिका ठाकुर जरा कैमरा ऑन करो। अनामिका ठाकुर, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। अनामिका आपको नहीं आ रही? अनामिका, आवाज आ रही है आपको मेरी? बड़े अजीब बच्चे। अभिनव गुप्ता, कैमरा ऑन करो, मतलब आपको एक एक करके बोलना पड़ता है। अभिनव गुप्ता, कैमरा ऑन करो। नहीं दिखाई दे रहे भाई आप मुझे। अच्छा चलिए, जो भी है। मैं क्या पूछ रही थी, मैं खुद भूल गई। चलिए, हाँ, हमने कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़ा हुआ आपने क्लास 10th में है? थोड़ा सा आपको एक पेज इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ कभी? प्रियांशु, यस मैम। प्रियांशु कौन सा वाला प्रियांशु है ये? मैम 315। हाँ जी, मैम रजिस्ट्रेशन नंबर 315। रजिस्ट्रेशन नंबर 3151। 51। अच्छा अच्छा, आधुनिक वाला। यस मैम। दूसरा वाला नहीं लगाता क्लासेस? दूसरा प्रियांशु नहीं है क्या क्लास में? चलिए ठीक है, आपने पढ़ा हुआ ना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। चलिए बताइए थोड़ा सा। हमने बता भी दिया आपको कि कैल्सिनेशन जो है वो लिमिटेड ऑक्सीजन दी जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक्सेस। प्रोसेसिंग दोनों की सेम रहती है, ठीक है। बट स्टिल जो कैल्साइंड ओर है या फिर आपके पास रोस्टेड ओर है उसमें इम्प्योरिटीज होती है। उन इम्प्योरिटीज को फिर मतलब कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होंगी जो अनफ्यूजिबल है,
जैसे आप इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके पास वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है वो तो निकल जाती है, बट कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे भी क्या नहीं होती, फ्यूज नहीं होती, नहीं निकलती है वहां से। तो हम ना उनको फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस डाल दें जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। और फ्लक्स वो वाला सब्सटेंस डालने से वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उस फ्यूजिबल फॉर्म को हम बोलते हैं स्लैग। तो ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ना, यही पूछता है आपसे इसमें इस वाले चैप्टर से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कैल्सिनेशन लिखो जरा, लिखो। Calcination is a process of heating the ore. Calcination is the process of heating the ore strongly either in a limited supply of air, either in the limited supply of air or in the absence of air. Or in the absence of air. अब कैल्सिनेशन कराने से जो आपका ओर है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं वो लिखेंगे। The changes occur after calcination. The first one is moisture is removed. ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया पहले कि मॉइस्चर जो होता है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। The second one is volatile impurities are removed. The third one is ore becomes porous. Pores में क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, and it becomes easily workable. उसका एक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। So another one is the water from hydrated oxide is removed. अगर वाटर है, कोई हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें से क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है। एंड इफ द ओर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी कार्बोनेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड वाला प्रोसेस है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके।